हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों का सीपेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 27 जून से आप लोगों का अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है, किस तरह से किस चीज़ को फिलअप करना है, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप चाहो तो उसको हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में और यहाँ पे आई बटन से चेक कर सकते हो। उस वीडियो का टाइटल है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन सीपेट। ठीक है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीपेट एग्जाम। तो आप उसको जरूर चेक कीजिएगा अप्लाई से पहले। और उसमें मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाया किस तरह से आप लोग एक एक स्टेप को विदाउट एनी मिस्टेक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अब वीडियो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी जो सीरीज चालू किया था सीपेट जूलॉजी के लिए एंड सीपेट बॉटनी एंट्रेंस के लिए, तो इसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने जस्ट मैं भी वेट कर रहा था आप लोगों का कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो और मैं अपना वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करूँ। तो लीजिए, आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अभी से हमारा सीरीज बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए साइमल्टेनियसली कंटिन्यू होगा। बस आप लोगों को इतना करना है, आप लोग अपना अच्छे से पूरा प्रिपरेशन करो और यहाँ पे आके आप लोग मेरे चैनल पे आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए, आप लोगों को जितना हो सके प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल मिल जाएंगे। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना अच्छा रैंक आएगा, तब जाके आप लोगों का अपना मनपसंद यूनिवर्सिटी में सीट मिलेगा। ठीक है, और शुरू करने से पहले आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज वगैरह होते हैं, इसलिए जरूर चेक कीजिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी है? कापा पार्टिकल, लैम्ब्डा पार्टिकल, प्लाज्मिड या फिर एपिसोम। सिंपल सा आंसर है कापा पार्टिकल। और कापा पार्टिकल का मतलब बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। कापा पार्टिकल यानी कापा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये क्या किस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है? ये एक ग्राम नेगेटिव सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। इस ये जनरल किस में रहता है? ये साइटोप्लाज्म में रहता है। किसका? पारामीशियम के बॉडी के साइटोप्लाज्म में रहता है। और पर्टिकुलर कौन सा पारामीशियम? पारामीशियम ऑरेलिया के स्पीसीज में। ठीक है, पारामीशियम ऑरेलिया के स्पीसीज में। अब इसका काम क्या है? जब ये रिलीज होता है पारामीशियम बॉडी से, मतलब ये कापा पार्टिकल रिलीज होता है, तो ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है पारामेसिन। ठीक है, पारामेसिन जिसका नाम है, और इसका काम है दूसरे जो भी सेंसिटिव पारामेसियम ऑरेलिया के स्पीसीज है उनको किल कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन कैरिंग ए सेक्स लिंक्ड जीन ऑन हिज वाई क्रोमोसोम विल ट्रांसमिट दिस जीन टू। तो जो एक मैन है उसका पास जो सेक्स लिंक्ड जीन है वो किस में है? वाई क्रोमोसोम में। तो वो किसको ट्रांसफर करेगा उस जीन को? हाफ ऑफ हिज मेल ऑफस्प्रिंग, हाफ ऑफ हिज फीमेल ऑफस्प्रिंग, ऑल हिज फीमेल ऑफस्प्रिंग या फिर ऑल हिज मेल ऑफस्प्रिंग। बहुत ही इजी सा है, आप लोग पढ़ते आए हो प्लस टू से। ये सारा का सारा वो किसमें जीन को कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा? ऑल हिज मेल ऑफस्प्रिंग। आप लोगों को याद होगा ना, मेल का जेनेटिक में वो क्या है? 22+XY है ना, और ये Y कहाँ से आता है? फादर से। उसी तरह 22+XX आप लोगों का इस किसके लिए है? फीमेल के लिए हो। और यहाँ पे एक एक्स मदर से आता है और दूसरा एक्स फादर से। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग जान के रखो, मेल का हमेशा जेनेटिक मेकअप XY रहता है। तो Y अगर गया तो Y में जो भी लिंक्ड जीन होंगे वो सारा का सारा मेल को चला जाएगा। वो सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is crucial for the entry of cells into anaphase। सेल को एनाफेज में एंट्री करने के लिए इनमें से कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रुशियल है? एक्टिवेशन ऑफ एमपीएफ करना, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक फाइबर्स, माइटोटिक apparatus करना, रिप्रेशन ऑफ CD25 करना, या फिर डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन। तो सिंपल सा आंसर है उसका है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक फाइबर। आप लोगों को मालूम है एनाफेज यानी मूवमेंट, और आप लोगों को क्या होता है? ये रहा मान लीजिए सेल, और यहाँ पे सब क्रोमोजोम अरेंज हुए रहते हैं मेटाफेज में, इक्वेटोरियल प्लेट में। और ये रहा पोल। सो मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल, हाँ, वो कहाँ पे होता है? एनाफेज स्टेज में। उसी को एनाफेज कहते हैं। तो एनाफेज में ये जो क्रोमोजोम सारे सारे अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल को जाने के लिए उनको क्या चाहिए? माइटोटिक फाइबर और स्पिंडल फाइबर चाहिए। तो इसको बनना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus चाहिए एनाफेज में। ठीक है, एनाफेज को सेल को एनाफेज में एंट्री करने के लिए। ठीक है, और बाकी रहा एक्टिवेशन ऑफ एमपीएफ, ये तो एक चेक पॉइंट है, G2 चेक पॉइंट। ठीक है, और डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन, ये डिग्रेडेशन होना जरूरी क्यों है? ताकि सेल एग्जिट कर सके सेल साइकिल से। और रिप्रेशन ऑफ CDC25 जीन क्या है? आप लोगों का जो नेक्स्ट फेज में अबॉर्टिव माइटोसिस ना करने के लिए CDC25 का डिग्रेडेशन होना या फिर इनहिबिशन होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि सेल खुद को पहले तैयार कर सके, उसके बाद एंटर करे नेक्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्टिंग ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन इन ए सेल ऑकर्स इन।
लाइसोजोमल प्रोटीन का सॉर्टिंग कहाँ पे होता है? पहली बात एसीआर में, आरईआर और सीस गोल्गी नेटवर्क या फिर ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। देखिए जो सॉर्टिंग वगैरह का काम है गोल्गी का, फिर लेकिन हमारे पास ऑप्शन है सीस और ट्रांस। तो सीस एक्चुअली में क्या करता है, जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को फेस करके रहता है जो गोल्गी का साइड, उसको सीस साइड कहते हैं। और न्यूक्लियस से जो अवे साइड रहता है उसको ट्रांस साइड कहते हैं, हम लोग जानते हैं गोल्गी का, ठीक है। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन निकलेगा वो सीस में एंटर करेगा, सीस गोल्गी को गोल्गी apparatus में एंटर करेगा। उसके बाद जो हमारा जो लाइसोजोमल प्रोटीन है वो सॉर्टिंग वगैरह हमारा ट्रांस में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, क्योंकि ये हमारा किसकी ओर होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर मतलब फेस करके रहता है, और सिस गोल्गी नेटवर्क हमारा न्यूक्लियस की ओर फेस करके रहता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट, द माइटोसिस प्रोमोटिंग प्रोमोशन फैक्टर इज मेड अप ऑफ। माइटोसिस प्रोमोशन फैक्टर एमपीएफ या फिर मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर उसको भी कहते हैं। तो ये किस तरह से बना रहता है, किस किस को लेकर बनाता है, साइक्लिन, ए फॉस्फोकाइनेज या फिर ए फॉस्फेटेज या फिर साइक्लिन एंड ए काइनेज। सो राइट आंसर है एक साइक्लिन को लेके और दूसरा है काइनेज को लेके, ठीक है। साइक्लिन ये प्रोटीन काइनेज होता है और ये आप लोगों का साइक्लिन। इनमें प्रोटीन काइनेज हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इसका जो लेवल रहता है ना सेल साइकिल में ये पूरा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो साइक्लिन होता है ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। ये साइक्लिन का जो भी कंटेंट है वो ऊपर नीचे होता रहता है सेल साइकिल में। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, A nucleosome is made up of 146 base pair DNA plus histone octamer H2A, H2B, H3 and H4, या फिर 200 base pair DNA plus histone octamer H2A, H2B, H3, H4, या फिर 200 base pair DNA plus histone octamer H2A, H2B, H3, H4, H1। तो 146 base pair plus histone octamer H2A, H2B, H3, H4, H1। तो देखिए ऑक्टामर बोल दिया ना, ऑक्टामर में H1 का कोई रोल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पूरा कट गए। अब आ गया न्यूक्लियोजम किस तरह से बना, 146 बेस पेयर से या फिर 200 बेस पेयर से। बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर है 146 बेस पेयर, क्योंकि बोले रेस्ट जो 54 बेस पेयर बचे वो बना रहता है लिंकर डीएनए से। ये भी याद रखिएगा, लिंकर डीएनए से। हमें पूछा है न्यूक्लियोजम का बात किया है, तो न्यूक्लियोजम में हमें हिस्टोन ऑक्टामोर मिलते हैं और 146 बेस पेयर जो कि डीएनए कॉइल करते हैं उस ऑक्टामोर को, ठीक है। और वो कितना टर्न करते हैं, 1.75 टन लेते हैं, पूरा कंप्लीट 2 टन नहीं ले पाते, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ, ये रहा हिस्टोन ऑक्टामर 8 ऑक्टामर से बना है, और ये डीएनए आया एक बार पूरा कॉइल हुआ, दूसरा आधा 1.75 ना, पूरा इस तरह से कॉइल होके गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट, इन ए 2 point क्रॉस इन ड्रोसोफिला between a heterozygote parent capital A small a capital B small b with a double recessive homozygote small a small b, two types of flies were born, capital A B and small a b, in the ratio 1:1। the genes A and B exhibit 1:1 बोल दिया। जो फ्लाइज बने ये रहा, देखिए हमारा हेटेरोजाइगोट और ये डोमिनेंट है, ठीक है। ए बी डोमिनेंट और स्मॉल ए बी रिसेसिव, और एक कंप्लीटली रिसेसिव है। लेकिन जो हमारे 2 टाइप्स ऑफ फ्लाइज बन रहे हैं उसमें देखिए एक डोमिनेंट आ रहा है और एक कंप्लीटली रिसेसिव आ रहा है, और किस रेशियो में आ रहा है, 1:1 में। तो जीन ए एंड बी एग्जिबिट किस तरह के, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहे हैं, एपिस्टासिस कर रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज कर रहे हैं, या फिर इनकम्प्लीट लिंकेज कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये एपिस्टासिस नहीं है, एपिस्टासिस तो सप्रेशन हो गया, यहाँ पे तो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब बोलते हैं, जब ये कैपिटल है यहाँ पे जाता और स्मॉल बी के साथ, यानी एक कैपिटल ए और एक स्मॉल बी होता तो उसको इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट करते। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कैपिटल कैपिटल के साथ जा रहा है, स्मॉल स्मॉल के साथ, तो ये आप लोगों का कंप्लीट लिंकेज में अंडर में जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम विद ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ट्रिप्सिन लीड्स टू। मेटाफेज क्रोमोसोम को जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट किया जाता है तो किस तरह का बैंडिंग होता है, सी बैंडिंग, जी बैंडिंग, आर बैंडिंग या फिर एनओआर। सो राइट आंसर है जी बैंडिंग, जी बैंडिंग होता है, ठीक है। जी बैंडिंग होता है, और अगर पूछा जाए जी बैंडिंग को पर्टिकुलर किसके लिए यूज होता है, इसको क्रोमोसोम को आप लोगों को ट्रिप्सिन से ट्रीटेड करके जी बैंडिंग ऑब्टेन किया जाता है। और अगर हॉट एसिडिक या सैलाइन को पूछा जाता तो वो उसको क्रोमोसोम को ट्रीट करके आप लोगों का आर बैंडिंग बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का ट्रिप्सिन बना बोला गया है, ट्रिप्सिन को आप लोगों का आज इन द फॉर्म ऑफ डाई यूज किया जाता है जी बैंडिंग के लिए क्रोमोसोम का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 8 पैकेटिन इफ ए सेल हैज 2n क्रोमोसोम, ठीक है, डिप्लॉयड है, पैकेटिन स्टेज में डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, एंड 4c डीएनए, सी वैल्यू आपका 4c है, द गैमेट विल हैव। तो देखिए पैकेटिन बोला है मतलब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा किसका बात किया जा रहा है, मियोसिस।
और मियोसिस में एक डिप्लॉयड सेल से 4 आप लोगों को हैप्लॉयड सेल मिलते हैं। तो 4 हैप्लॉयड मिलेंगे आप लोगों का। डीएनए कंटेंट 2n से ये हो जाएगा n, तो ये तो आ गया यहाँ पे, ये कट गया, ये कट गया, और बचा हमारा 1n एंड 1c, 1n एंड 2c। तो अभी हमने बोला एक सेल में अगर 4c है डीएनए कंटेंट, ठीक है, डीएनए कंटेंट 4c है, तो ये 4 सेल में कितना हो जाएगा, 1c 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 1c। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2500 मेगा बेस पेयर, मेगा बेस डीएनए, या फिर 3300 मेगा बेस डीएनए, या फिर 5000 मेगा बेस डीएनए, या फिर 6500 मेगा बेस डीएनए। तो बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग ह्यूमन जीनोम में लगभग 3.2 बिलियन बिलियन बेस होते हैं, ठीक है, बेसिस होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा लगभग 3300 मेगा बेस पेयर। 3300 मेगा बेस पेयर कितना होगा, 3300, और मेगा यानी आप लोगों का 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, ठीक है। ये हो गया किलो, ये हो गया मेगा। तो आप लोगों का इतना मेगा बेस पेयर। तो 3.3 3.2 अप्रोक्सीमेट सिंबल दिया गया है ना, तो 3.2 एक्चुअली में होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.3 बिलियन ही होगा। तो ये वाला राइट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टू डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इजी सा है, डीएनए और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा कॉमन है। प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमर, सिग्मा लाइक फैक्टर, 5 to 3' डिरेक्शन इन सिंथेसिस, या फिर DNTPs। देखिए प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमर, प्राइमर किस कहाँ पे यूज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में सिर्फ यूज होता है, तो ये तो कॉमन नहीं है दोनों के लिए। उसके बाद देखिए ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा लाइक फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में तो ये जरूरत नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। 5' to 3 डिरेक्शन इन सिंथेसिस, ये दोनों के लिए कॉमन है। आप लोगों का डीएनए रेप्लिकेशन भी 5' to 3 डिरेक्शन में जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन का भी इनिशिएशन प्रोसेस 5 to 3 में जाता है। बाकी डीएनटीपी दिखाया गया है, देखिए डीएनटीपी यानी आप लोगों का डीऑक्सी, डीऑक्सी यानी ये आप लोगों का कहाँ पे यूज होगा, डीएनए रेप्लिकेशन में। ट्रांसक्रिप्शन में तो आरएनए बनता है ना, तो यहाँ पे डीऑक्सी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ये भी कॉमन टू बोथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन टू बोथ है। चलिए नेक्स्ट, सोमाटोस्टैटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ, सोमाटोस्टैटिन किसका रिलीज का इनहिबिट करता है, एसटीएच यानी सोमाटोट्रोपिन हार्मोन, या फिर टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये जो इनहिबिट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पर्टिकुलर पिट्यूटरी में जो भी सिक्रेशन होते हैं उसको इनहिबिट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का प्रोलैक्टिन हो गया, उसके बाद आप लोगों का साइट आप लोगों का और इंसुलिन हो गया, ये इंसुलिन हो गया, ये सबको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, साथ में टीएसएच का भी, ठीक है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट, क्रेटिनिज्म इज एसोसिएटेड विथ, क्रेटिनिज्म किसके लिए एसोसिएट रहता है, आप लोगों का थायराइड ग्लैंड के लिए, आर्डेनल के लिए, आर्डेनल ग्लैंड के लिए, पिनियल ग्लैंड के लिए, या फिर गोनाड्स के लिए। बहुत ईजी है, क्रेटिनिज्म आप लोगों का थायराइड ग्लैंड में होता है। उसके बाद कैल्सिटोनिन एक्ट्स एंटागोनिस्टिकली, कैल्सिटोनिन किस तरह से एंटागोनिस्टिकली किसके विरोध में काम करता है, पाराथॉर्मोन, इंसुलिन, इनहिबिन, रिलैक्सिन। इसका आंसर है पाराथॉर्मोन। उसके बाद चलता है नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ व्हिच हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, सिक्रीशन ऑफ व्हिच हार्मोन, किसका हार्मोन रेगुलेट करता है, रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा रेगुलेट होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के द्वारा, अल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर डाइहाइड्रोस टेस्टोस्टेरॉन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का अल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय, मतलब अल्डोस्टेरॉन इज रेगुलेटेड बाय रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। एलोजन ट्रीटमेंट डिस्ट्रॉयज व्हिच सेल्स इन पैनक्रियाटिक आइलेट लीडिंग टू डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। एलोजन ट्रीटमेंट आप लोगों का डिस्ट्रॉय कौन सा सेल को करता है, अल्फा सेल, डी सेल, एफ सेल, या फिर बीटा सेल, ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इन मेल्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रेगुलेट्स सिक्रीशन ऑफ, सो ये बहुत इजी सा है, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम सिक्रीशन क्या करना, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी सिक्रेटेड बाय, तो एबीपी कहाँ पे कौन सिक्रेट करता है, लेडिक सेल्स, मायोइड सेल्स, सटल सेल, या स्पर्म सेल्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सटल सेल। उसके बाद इन रैट एस्ट्रोसाइकल ओव्यूलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग क्या लिखा है, प्रोजेस्टरस नहीं, प्रोस्टेरस, मेटास्ट्रस, या फिर डायस्ट्रस, या फिर एस्ट्रस। इसका राइट आंसर है एस्ट्रस में आप लोगों का ओव्यूलेशन होता है रैट में। उसके बाद फुली ग्रोन फॉलिकल इन ओवरी इज कॉल्ड, जो फुली ग्रोन फॉलिकल होता है ओवरी में उसको क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल,
उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, ग्रोफेन फॉलिकल। अच्छा, स्पेलिंग यहाँ पे दिया है, कौन सा राइट स्पेलिंग है। तो इसका जो राइट स्पेलिंग है आप लोगों का देखिए, ग्राफियन, GR, ठीक है, GRFIN, हाँ ये वाला स्पेलिंग ठीक है। ग्राफ डबल एफ अगर लग रहा है तो ये गलत है। आप लोग GRAA ग्राफियन फॉलिकल होगा, ठीक है, जो मैच्योर होता है ना, मैच्योर ओवम, उसी को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। उसके बाद देखिए, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वर्टिब्रेट oocyte कंटेंट, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में वर्टिब्रेट oocyte क्या कंटेंट करता है, नो पोलर बॉडीज, वन पोलर बॉडी, टू पोलर बॉडीज, या फिर ऑफन टू पोलर बॉडी बट समटाइम्स वन। तो कोई भी पोलर बॉडीज कंटेंट नहीं करता, या फिर एक करता है, या फिर दो करता है, या फिर दो के साथ साथ कभी कभी वन भी करता है। सो राइट आंसर है इसका, दो पोलर बॉडी हमेशा से आप लोगों को वर्टिब्रेट के oocyte में देखने को मिल जाएगा जब फर्टिलाइजेशन का टाइम है। उसके बाद देखिए, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी इज अचीव्ड बाय रोटेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू 30 डिग्री, एग एक्टिवेशन, चेंजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ एग मेम्ब्रेन, या फिर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म रिलीजिंग। तो इसका राइट आंसर है चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ एग मेम्ब्रेन। सो उसके बाद ये था आज के लिए जितना भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया, और ये कहीं ना किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। इसलिए अभी आप लोगों को करना क्या है, जितना हो सके कॉन्सेप्ट पढ़िए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और आप लोगों का एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग एक अच्छे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक अच्छे रैंक रख पाओ। तो इसलिए अब जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल में आपको ढेर सारा मिल जाएंगे एमसीक्यूज, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए, और आने वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में, नए सीपेट का एक जूलॉजी के वीडियो में। सो थैंक यू।